नमस्कार दोस्तों, कामयाबी चैनल में आपका स्वागत है। हम आधुनिक भारत की अगली सीरीज को शुरू करने वाले हैं। गांधी युग में ही चल रहे हैं। जब खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिल जाती है, तो उसके बाद अंग्रेज सरकार भी कुछ करने वाली है। तो अंग्रेज सरकार क्या करती है, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सर सिडनी रॉलेट रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है। या कमीशन का गठन किया जाता है कि इसका जो कार्य था, इस आयोग या कमीशन का कार्य था कि दिल्ली, मुंबई, अमृतसर आदि में हुई हिंसा के कारणों का पता लगाना। इसका काम था कारणों का पता लगाना। और इस कानून में या इस अधिनियम में कुछ नियम थे बिना किसी वारंट के, बिना किसी वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी और ना कोई वकील नियुक्त नहीं कर सकता है लड़ने के लिए। केस लड़ने के लिए कोई वकील नियुक्त नहीं करेगा। इसलिए इसे नो अपील और नो दलील वाला कानून भी कहा है। यहाँ तक कि रॉलेट एक्ट के बारे में गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी। इसके विरोध में फरवरी 1919 में आंदोलन का आह्वान करते हैं और 6 अप्रैल 1919 को यह आंदोलन दिल्ली, मुंबई आदि प्रांतों में फैल जाता है और हिंसा होने लगती है। इस आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन में सबसे ज्यादा अहिंसा की बात करें तो सबसे ज्यादा हिंसा लाहौर और अमृतसर में होती है। इस हिंसा में, लाहौर और अमृतसर की हिंसा में 5 अंग्रेज अधिकारी
अधिकारी और एक महिला अधिकारी, एक महिला अधिकारी जिसका नाम है मार्सेला, मार्सेला, मार्सेला की मौत हो जाती है, जो कि साइकिल पर सवार थी। इस सब का जो देख रेख है, देख रेख की बात करें तो इसकी देख रेख आर डायर के हाथ में होती है और डायर घोषणा करता है कि बिना पास के कोई बाहर नहीं जाएगा, जलूस नहीं होगा, सभाएं नहीं होंगी और यहीं से एक घटना उभर कर आती है जिसे हम जलियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं। अब हम बात करें जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में। जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में बात करें। जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में बात करें तो आर डायर ने घोषणा की हुई है कि घोषणा की गई है कोई बाहर नहीं निकलेगा बिना पास के, बाहर नहीं निकलेगा, बिना पास के कोई बाहर नहीं होगा, जिसके पास नहीं है वो बाहर नहीं जाएगा, सभा नहीं करी जाएगी, जलूस नहीं होंगे, लेकिन पंजाब के दो क्रांतिकारी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके उन्हें देश निकाला दे देते हैं। उन्हें बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया जाता है और क्रांतिकारियों पर दूसरा कारण बात करें, जलियांवाले की सभा होने की दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण था क्रांतिकारियों पर गोली नहीं चलाई जाएगी, लेकिन इन्हें छुड़ाने के लिए डॉक्टर
सत्यपाल और किचलू, इन्हें छुड़ाने के लिए पंजाब के जलियांवाला बाग में सभा होती है। जो दिन चुना जाता है 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन चुना जाता है और यह शांतिपूर्वक जलियांवाला बाग में जुलूस कर रहे होते हैं उन्हें छुड़ाने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम था हरि सिंह, वह ओडायर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि लोग यहाँ पर हथियार लिए बैठे हुए हैं जलियांवाला बाग में। और आर डायर को आदेश देते हैं कि आप जलियांवाला बाग में जाएं। और यह जलियांवाला बाग में जाते हैं तो इसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और यहाँ पर जब तक बंदूक के अंदर से गोली खत्म नहीं होती, जब तक इन पर गोलियां चलाई जाती हैं, जब तक वहां पर बैठे हुए लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बात करें तो इसमें 1000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और गोलियां लगभग जब तक चली थी जब तक उनकी बंदूकें से गोलियां खत्म ना हो जाएं। और इसी के आधार पर रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग देते हैं और शंकर राम नागर वायसराय की कार्यकारिणी को वायसराय की कार्यकारिणी को त्याग देते हैं। गांधी जी अपने सत्याग्रह को समाप्त कर देते हैं। 18 अप्रैल गांधी जी 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह को समाप्त कर देते हैं। इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया जाता है जिसे कहते हैं हंटर आयोग। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए एक आयोग बनाया जाता है जिसे कहा जाता है हंटर आयोग, जो 14 अक्टूबर 1919 को इसका निर्माण होता है। और इसका जो निर्माण करते हैं, इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करते हैं एडमिन मॉन्टेग्यू इसका निर्माण करते हैं। और इस हंटर आयोग में भारत के
लोगों की बात करें तो भारतीयों की बात करें या भारत के लोगों की बात करें तो इनमें 3 भारतीय होते हैं। पहला हरिलाल, हरिलाल इसमें होता है। दूसरा इसमें पंडित जगत नारायण, पंडित जगत नारायण। और तीसरे की बात करें तो अहमद खान, खान। इस आयोग के अनुसार 29 अक्टूबर को 29 अक्टूबर 1919 को आर डायर को बुलाया जाता है, डायर को बुलाया जाता है और डायर से प्रश्न किए जाते हैं कि आपने इतने निर्दोष लोगों को क्यों मारा। तो डायर अपने वाक्यों में कहते हैं कि मेरी मनो इच्छा तो पंजाब से आतंक को खत्म करने की थी। अगर मेरा मन चाहता तो मैं पंजाब से पूरे आतंक को खत्म कर देता। यदि इस मसले को बातचीत से सुलझाया जाता तो वो लोग आकर वापस इकट्ठा होते और इसमें हमारी या मेरी बेइज्जती होती। मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा गोली चलाने का आदेश दिया। वो सभी आम जनता नहीं थी, वो सभी एक आतंकवादी थे, एक हथियार लेकर बैठे हुए थे, इसलिए मैंने उन पर गोली चलाई। और इसी कारण भारतीय जनता उनका विरोधी हो जाती है, भारतीय जनता इनका विरोधी हो जाती है। और 1920 को आर डायर को इंग्लैंड भेज दिया जाता है, भारत से इंग्लैंड भेज दिया जाता है। जैसे ही वो इंग्लैंड जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर सम्मान दिया जाता है, एक सोने की तलवार सम्मान दिया जाता है, एक सोने की तलवार दी जाती है, 30 पाउंड दिए जाते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। लेकिन जलियांवाला बाग नरसंहार या हत्याकांड में एक क्रांतिकारी बचता है जिसका नाम होता है उधम सिंह ने अपना जो नाम दिया था वो अपने नाम के आगे लगाते थे, अपने नाम को दूसरे नाम से भी पुकारते थे, जिसे राम मोहम्मद सिंह आजाद, अपने आप को क्या कहते थे, राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद अपने आप को पुकारते थे। और उधम सिंह ने 1940 में ओ डायर को गोलियों से मार दिया और 1940 में ही उधम सिंह को फांसी दी जाती है। और उधम सिंह की अस्थियों को 1974 में भारत लाया जाता है, 1974 में भारत लाया जाता है। अब बात करें, अब नींव रख चुकी है खिलाफत असहयोग आंदोलन की। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? तुर्की के खलीफा को मुसलमान
तुर्की के खलीफा को मुस्लिम मुस्लिम अपना सर्वोपरि मानते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह तुर्की के खलीफा का अपमान करते हैं। अंग्रेज तुर्की के खलीफा का अपमान करते हैं और तुर्की को विभाजन करके खलीफा के पद को खत्म कर देते हैं। मुसलमान जो भाई होते हैं वो सरकार से मुहिम लगाते हैं कि हमारे खलीफा के पद को दोबारा स्थापित किया जाए और हमें दोबारा पूर्ण उत्थान देने का क्षेत्र दिया जाए। पूर्ण उत्थान होने के लिए क्षेत्र दिया जाए। लेकिन जो सरकार होती है इनकी मांगों को नहीं मानती है। इसी के आधार पर 1919 को अली बंधु के बारे में बात करें तो मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी मिलकर खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं। नवंबर 1920 की बात की जाए तो नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में होता है और अखिल भारतीय सम्मेलन के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं महात्मा गांधी। इसके अध्यक्ष होते हैं महात्मा गांधी। लेकिन बाल गंगाधर तिलक
मुसलमानों के मुसलमानों के धर्म संधि के विरुद्ध होते हैं, धर्म संधि के विरुद्ध होते हैं। और यहाँ तक कि गांधी जी और तिलक में आपस में संघर्ष हो जाता है, लेकिन समय सबकी दरारें भर देता है। आगे चलकर अब नींव रख जाती है यहीं से असहयोग आंदोलन की। अब बात करते हैं हम, ये तो था खिलाफत आंदोलन, अब हम बात करें असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की जाती है, तारीख निर्धारित की जाती है, तारीख निर्धारित की जाती है, तारीख निर्धारित की जाती है कि 1 अप्रैल 1920 को। लेकिन 1 अप्रैल को एक महान क्रांतिकारी जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। और ये अधिवेशन आगे चलकर अधिवेशन होता है सितंबर में, सितंबर 1920 में अधिवेशन होता है कांग्रेस का कलकत्ता के अंदर। कांग्रेस का कलकत्ता के अंदर अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में निर्णय लिए जाते हैं कि हम सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करेंगे, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार पंचायत के माध्यम से न्याय का कार्य, पंचायत के माध्यम से न्याय का कार्य, विधान परिषदों का बहिष्कार, विधान परिषदों का बहिष्कार। और जो सबसे ज्यादा विधान परिषदों का बहिष्कार करते हैं, सबसे ज्यादा विधान परिषदों का जो बहिष्कार करते हैं, जो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, CR दास, चित्तरंजन दास, CR दास, इनका सबसे ज्यादा विधान परिषदों का बहिष्कार करते हैं। फिर अधिवेशन 19 दिसंबर 1920 में होता है। अधिवेशन आगे चलकर दिसंबर 1920 में अधिवेशन होता है नागपुर के अंदर अधिवेशन होता है कांग्रेस का। और इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं कि असहयोग आंदोलन की कार्यक्रम का अनुमोदन। पहला निर्णय दिया जाएगा असहयोग आंदोलन का अनुमोदन, असहयोग आंदोलन का अनुमोदन। शांति और कांग्रेस का मानना होता है, कांग्रेस मानती है कि शांतिपूर्वक
शांतिपूर्वक स्वराज प्राप्त करेंगे और इसी समय प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन होता है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन होता है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, ये सब निर्णय लिए जाते हैं दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और इस अधिवेशन में बंगाल के क्रांतिकारी कहते हैं, इस अधिवेशन में बंगाल के क्रांतिकारी कहते हैं, बंगाल के क्रांतिकारी का कथन था कि हम पूर्ण समर्थन करेंगे लड़ने के लिए। और इसी अधिवेशन में कुछ नेता कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं। छोड़ने वाले नेता के बारे में बात करें तो एनी बेसेंट। तो आपको बताया एनी बेसेंट किस अधिवेशन में कब कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी, ये बताना है आपको। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना, बीसी पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, बीसी पाल और जीएस कारपेड। ये सभी जो महत्वपूर्ण नेता होते हैं वे कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं। एनी बेसेंट, बीसी पाल, मोहम्मद अली जिन्ना और जीएस कारपेड। इसी समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन नेशनल लिबरल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक फेडरेशन का गठन करते हैं जिसे कहते हैं इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इसका गठन कर देते हैं सुरेंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन कर देते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस तरीके से सभी घटनाएं घटती हैं 1920 के नागपुर अधिवेशन में। आगे बात करें आंदोलन का प्रसार। असहयोग आंदोलन का प्रसार। आगे बात करें सहयोग आंदोलन का प्रसार। असहयोग आंदोलन के प्रसार की बात करें तो गांधी अली बंधुओं के साथ मिलकर पूरे देश में घूमते हैं और अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाई
घोषणा कर देते हैं। देखो दोनों भाई घोषणा कर देते हैं, दोनों भाई कहते हैं इसके प्रसार, देखो प्रसार मैं आपको बता ही देता हूं। वैसे दोनों भाई कहते हैं कि अंग्रेजी सरकार में मुस्लिम भाइयों का रहना धर्म के खिलाफ है। आगे बात करें तो इसमें असहयोग आंदोलन के प्रसार में सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थानों का जो बहिष्कार होता है वह पश्चिम बंगाल में होता है। नए शिक्षण संस्थान बनाए जाते हैं। तो बनाने वाले नए संस्थान कौन कौन से बनते हैं, बात करें तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मालिया आदि का निर्माण होता है। नए शिक्षण संस्थान है ये। अब बात करें वकालत छोड़ने में, इस आंदोलन में कुछ व्यक्ति अपनी वकालत भी छोड़ देते हैं। वकालत छोड़ने वाले नेता सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सी गोपालाचार्य, सी आर दास, सैफुद्दीन किचलू आदि नेता, और एक और नेता है जिसका नाम है आसफ अली आदि नेता अपनी वकालत को छोड़ देते हैं। लेकिन इन असहयोग आंदोलन का जो विरोधी होता है, विरोधी की बात करें, असहयोग आंदोलन का विरोधी वो होते हैं लाला लाजपत राय एकमात्र व्यक्ति होते हैं जो असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे होते हैं। और गांधी जी अपनी उपाधि को त्याग देते हैं, जिसे गांधी जी, इसमें होता है गांधी जी उपाधि को त्याग देते हैं, जिसका नाम होता है केसरे हिंद। आपको बता दें कि केसरे हिंद उन्हें कब मिली थी, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो उस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा होता है। उस विश्व युद्ध में गांधी जी अंग्रेजों की सेना बढ़ाने में सहायक होते हैं, इसलिए उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। और 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स कलकत्ता आते हैं तो उनका बढ़ चढ़कर विरोध किया जाता है और उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। और इसको देखते हुए सरकार भी कुछ प्रक्रिया अपनाती है। अब बात करते हैं सरकार की प्रक्रिया, सरकार का क्या रुझान रहा।
प्रक्रिया क्या रहेगी इस आंदोलन के प्रति। तो बात करें, बहुत रोचकपूर्ण बातें आने वाली हैं। जब गांधी जी 1921 की बात है, गांधी जी और लॉर्ड रीडिंग, गांधी जी और लॉर्ड रीडिंग के मध्य वार्ता होती है कि लॉर्ड रीडिंग गांधी से कहते हैं कि आप जो घोषणा अली बंधुओं ने की है उसे आप बंद करा दें, इससे हिंसा काफी फैल रही है। लेकिन गांधी जी ये सोचते हैं कि ये सरकार हमें फिर फूट डालने वाली है, और गांधी जी इस पर कोई निर्णय नहीं लेते। और इस स्थिति को देखते हुए लॉर्ड रीडिंग की सरकार दमन नीति अपना देती है। कह देती है कि सार्वजनिक सभा नहीं होगी, प्रेस को बाधित कर दिया जाता है, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए गांधी जी सरकार को पत्र लिखते हैं कि यदि यह दंगे बंद नहीं किए गए तो मैं अविज्ञा आंदोलन का आह्वान करूंगा। गांधी जी कहते हैं कि मैं अब अविज्ञा आंदोलन का आह्वान करूंगा, लेकिन गांधी जी की मांगों को माना नहीं जाता है। और उसके बाद 5 फरवरी 1919 को यूपी के गोरखपुर में एक घटना होती है जिसे कहते हैं चोरा चोरी घटना होती है। और चोरा चोरी घटना के आधार पर ही असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं चोरा चोरी घटना के बारे में बात करें तो क्या घटती है। जब क्रांतिकारी शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे होते हैं तो उनके एक क्रांतिकारी का एक व्यक्ति जिसका नाम था भगवान सिंह पर पुलिस अधिकारी लाठियों से पिटाई कर देते हैं। इसे भगवान सिंह को लाठियों से पीट देते हैं, जिससे वहां के क्रांतिकारियों में हिंसा भड़क जाती है और वह पुलिस थाने में जाकर पुलिस थाने को आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिस कर्मी जल जाते हैं और सरकार के जरूरी दस्तावेज भी इसमें जल जाते हैं। और यह खबर जब गांधी जी के पास पहुंचती है तो गांधी जी 5 फरवरी को इस खबर को सुनकर
निर्णय लेते हैं कि अब असहयोग आंदोलन का बंद करने का समय आ चुका है। अगर हमने असहयोग आंदोलन लगातार चला के रखा तो इससे हिंसा और ज्यादा फैल जाएगी, और यही कारण था जिससे गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद करने के लिए विवश होते हैं और इनका विरोध उठने लगता है और गांधी जी को उसी समय जेल में पकड़कर बंद कर दिया जाता है और उनका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह 6 साल तक लेट हो जाता है। और गांधी जी के कुछ विपक्षी हो जाते हैं, जैसे बात करें तो मोतीलाल नेहरू और अन्य नेता उनके विपक्ष हो जाते हैं और कहते हैं कि गांधी जी ने ये गलत किया है